मेरा नाम दानिश है। जब मैं 3 साल का था तब मेरा बाप फौत हो गया था। मेरी माँ ने ही मुझे माँ और बाप बनकर पाला था। हमारा छोटा सा मकान था जिसमें एक ही कमरा था। रात के वक्त मैं अपनी माँ के साथ सोता था। वक्त गुजरता गया और मैं अब 12 साल का हो गया था। गली में निकलता तो सब मोहल्ले वाले मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछते कि तुम्हारी माँ कैसी है। मैं हैरान होता, सब मोहल्ले वालों को मेरी माँ की क्यों इतनी फिक्र लगी रहती है। जब मैं माँ के साथ बाहर निकलता तो सब लोग मेरी माँ को बड़ी ही अजीब नजरों से देखते थे। एक रात मैं सोया पड़ा था कि हमारे कमरे की खिड़की जो गली की तरफ लगी हुई थी, किसी ने पत्थर मारकर उसका शीशा तोड़ दिया था। मेरी माँ और मैं दोनों डर कर उठ बैठे थे। माँ को अचानक से पता नहीं किस बात पर गुस्सा आ गया और वो कहने लगी, कल से तुम मेरे साथ नहीं सोओगे बल्कि बाहर सहन में सोया करोगे। मैं माँ की बात पर हैरान था कि खिड़की का शीशा पता नहीं किसने तोड़ा है और माँ गुस्सा मुझ पर निकाल रही है। खैर मैंने माँ की बात मान ली और बाहर सोने लगा। सर्दियों के दिन थे, मुझे बाहर बहुत सर्दी लगती थी। अभी इस बात को 2 दिन ही गुजरे थे कि एक रात अम्मा मेरे पास आई और कहने लगी, चलो बेटा, हमें ये घर आज ही छोड़कर दूसरे शहर जाना है। अब हमारा यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। अम्मा ही मेरी माँ और बाप थी। उनकी बात मानने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं खुश हो गया। मैंने कहा, क्या मुझे नया कमरा मिलेगा? अम्मा बोली, हाँ, लेकिन अभी हमें इसी वक्त इस घर से जाना होगा। फिर अम्मा ने काले कपड़े पहनकर घर से बाहर कदम रखा। मेरा हाथ भी पकड़ा हुआ था। अम्मा किसी मुर्दे की तरह चलती जा रही थी। अम्मा के पास एक बड़ा सा बैग था जिसमें उन्होंने सारे जेवरात और पैसे वगैरह डाल रखे थे। दूर ही एक गाड़ी खड़ी थी, ये शायद हमारे ही इंतजार में थी। मैंने देखा गाड़ी वाला हमसे सवाल किए बगैर हमारे बैठते ही गाड़ी चलाना शुरू हो गया। इसका मतलब तो यही था कि वो अम्मा का जानने वाला था। गाड़ी शहर की तरफ रवाना हो गई। हम लोग रात को ही दूसरे घर में मुंतकिल हो गए थे। ये घर शहर में था। वो आदमी हमें उस घर में छोड़कर गया था, पर अम्मा का उस आदमी के साथ ताल्लुक कुछ अजीब सा लग रहा था। खैर, वो हमें जिस मकान में छोड़कर गया था, मकान अच्छा खासा बड़ा था। अम्मा ने मुझे कहा, अब हमें यहाँ कोई खतरा तो नहीं है। फिर अम्मा मुझे देखने लगी। मैं चारपाई पर बैठा उन्हें घूरता जा रहा था। अम्मा, ये सब क्या है? मैंने रोते हुए पूछा। मेरे सब दोस्त गांव में ही रह गए हैं बेटा। अब तुम्हारी उम्र ऐसी थी कि तुम वहाँ नहीं रह सकते थे, वरना लोग तुम्हें मेरे खिलाफ कर देते। अम्मा की बात पर मुझे याद आया कि पिछले दिनों गली की नुक्कड़ पर खड़े एक लड़के ने मुझे और मेरी माँ के बारे में बहुत गलीज बातें कही थी। घर आकर मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया, जिस पर मेरी माँ सोच में पड़ गई और आज ये सब हो गया था। अम्मा ने मुझे कहा था कि वहाँ सभी तुम्हारी माँ के बारे में अजीब बातें करते थे, तो क्या तुम ये गवारा करोगे कि कोई तुम्हारी माँ के बारे में अजीब अजीब बातें करे? मैंने कहा, नहीं माँ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अम्मा बोली, यहाँ मैं तेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत बना दूंगी, मगर बेटा तुम्हें मेहनत करना होगी और स्कूल में भी पढ़ना होगा। अगले ही दिन अम्मा ने मेरे स्कूल में दाखिला करवा दिया। मैं रात दिन पढ़ता रहता, मुझे किसी चीज का होश ना रहता। लेकिन अम्मा घर में पैसे कहाँ से लाती थी ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। अलबत्ता अम्मा की कुछ अजीबो गरीब बातें जो मुझे अक्सर सोचने पर मजबूर करती थी। मुझे उन सवालों का जवाब नहीं मिलता था। अम्मा अब मुझे अपने कमरे में सोने नहीं देती थी। एक रोज दिन के वक्त मुझे अपने कमरे में घुटन महसूस होने लगी तो मैं बाहर आया तो अम्मा सब्जी काट रही थी। मैंने कहा कि अम्मा, मुझे छत पर जाना है, मगर अम्मा ने मुझे छत पर ना जाने दिया। अम्मा बोली, बेटा अब तू बड़ा हो गया है और आसपास घरों में पर्दे का मसला है। इससे पहले कि कोई तेरी शिकायत करे तू छत पर मत जा। मुझे अम्मा पर गुस्सा आ रहा था। वो मुझ पर इतनी सख्तियां क्यों कर रही थी? मैंने जब छत पर जाने की जिद की तो अम्मा कहने लगी, बेटा तुम अभी नहीं जा सकते, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैंने जब छत पर जाने की जिद की तो अम्मा कहने लगी, बेटा तुम अभी नहीं जा सकते, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं अम्मा की बात से नाराज होकर वापस अपने कमरे में आ गया था, मगर आज मुझे बेचैनी हो रही थी। मैं जानना चाहता था कि अम्मा ऐसी बातों से मुझे मना क्यों करती हैं, और आज वाकई में मेरा दिल घबरा रहा था। थोड़ी देर बाद मैं फिर उठकर माँ के कमरे में गया। वहाँ मेरी नजर दूसरी चारपाई पर पड़ी तो मैं वहीं बैठ गया। मैंने कहा, मेरा दम घुट रहा है, मैं यहीं सोना चाहता हूँ। मेरी नजर फिर दोबारा चारपाई पर पड़ी। जब मैंने गौर से देखा तो कहा, अम्मा ये चारपाई तुमने किस लिए रखी है? यहाँ तो बाकायदा बिस्तर भी रखा है, तकिया भी है।
अम्मा मेरी बात सुनकर घबरा गईं और बोली कि बेटा, ये मैंने वैसे ही रखी है। मगर क्यों अम्मा, इस चारपाई पर कौन सोता है? तो मुझे तो अपने कमरे में आने नहीं देती। मेरी बात पर मेरी माँ मुझसे खफा होने लगी। तू मुझ पर शक कर रहा है? बेटे, मैंने ये चारपाई किसी मकसद के लिए रखी है। इस पर तेरे अब्बा की रूह आती है। अब्बा की रूह अम्मा, इतनी तो तोहमत परस्त ना बनो। मैंने अपनी माँ से तो ये कह दिया था। अब मेरा शक मजीद बढ़ गया था। हर बार जब मैं अम्मा की कोई नई चीज देखता तो मेरे जहन में पिछली सारी बातें घूमने लगती। अम्मा की बातों पर अब मैं मजीद शक करने लगा था। आज भी ऐसा ही महसूस हो रहा था कि आखिर अम्मा ने अपने कमरे में दूसरी चारपाई क्यों बिछा रखी है। एक चारपाई पर तो सोया जा सकता है। फिर खुदा जाने क्या वजह थी कि अम्मा दूसरी चारपाई रख कर यहाँ सोती थी। बहरहाल मैं चुप हो गया। मैंने सोच लिया था कि अब अम्मा की बाकी चीजों पर भी नजर रखूंगा, छत पर भी जाऊंगा। पर इससे पहले ही एक ऐसा वाकया मेरे साथ हो गया जिसने मेरे जहन को मजीद मशकूक कर दिया। अम्मा की हकीकत खुलकर मेरे सामने आ गई थी। हुआ यूं कि उन दिनों अम्मा से छुपकर मैं एक वर्कशॉप पर काम करने लगा था। मुझे और कोई काम नहीं आता था क्योंकि मैं ज्यादातर पढ़ाई ही करता था। पर अब मैं कुछ हुनर सीख कर पैसे कमाना चाहता था। मैं चाहता था कि जिंदगी की गाड़ी भी आहिस्ता आहिस्ता चलाऊं ताकि अम्मा पर ज्यादा बोझ ना बनूं। ना जाने अम्मा पैसे कमाती कैसे थीं, ये राज आज तक मुझे नहीं मालूम हुआ था। पर मैं ये जरूर जानता था कि अम्मा को पैसों की जरूरत होती है। वो पाई पाई का हिसाब इसीलिए करती है क्योंकि उसके पास पैसे कम होते हैं। हैरत की बात ये थी कि घर में सारे जेवरात वैसे के वैसे पड़े थे। अम्मा ने एक जेवर भी नहीं बेचा था, बल्कि वो उन जेवरात को पहनने लगी थी। और मैं जब भी अम्मा को देखता, वो रंगीन कपड़े पहने खुशबाश होती थी। उसे देखकर लगता कि अम्मा हरगिज बेवा नहीं हैं। बेवा औरतों के तो रंग ढंग चाल ढाल ही और होती है। उन्होंने सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहने होते हैं, अक्सर ही गमगीन रहती हैं। कम से कम मैंने तो अपने गांव में यही देखा था। पर मेरी माँ उल्टा सज संवर कर रहती थी। खुद को कभी भी बूढ़ा ना होने देती थी, बल्कि अपने चेहरे पर सुर्खी पाउडर और हाथों और कलाइयों में जेवर जरूर रखती थी। मैं अम्मा की बातों पर कभी भी गौर नहीं करता था। पर आज होने वाले एक और वाकये ने मुझे अम्मा की तरफ ज्यादा मशकूक कर दिया था। हुआ यूं कि मैं जिस वर्कशॉप में जाता था, वहाँ एक दिन मुझे सलीम नामी एक लड़का मिला। वो लड़का मुझे बार बार गौर से देख रहा था। कभी आकर मेरी तरफ तवज्जो देता तो कभी मुझे पानी का गिलास देता। मैंने कहा, तुम कौन हो? किस गांव से ताल्लुक रखते हो? इत्तफाक से हम दोनों एक ही गांव के थे। मजे की बात तो ये थी, वो मुझे और मेरी माँ को जानता था, मगर मैं उसे नहीं जानता था। आज वो मुझे एक साल बाद मिला था। हम दोनों एक दूसरे से गले मिलकर बहुत खुश हुए थे। वो कहने लगा, तुम यहाँ आ गए हो, हमें तो पता ही नहीं चला। तुम्हारी अम्मा रातों रात उस मोहल्ले को छोड़कर न जाने कहाँ चली गई हैं और तुम भी नहीं नजर आए। हम तो ये समझे कि खुदा न खास्ता तुम लोगों के साथ कोई हादसा हो गया है, क्योंकि तुम्हारी अम्मा के तो वैसे भी बहुत से लोगों के साथ। ये कहकर उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने कहा कि अपनी बात पूरी करो, तुम क्या कहना चाहते हो? वो बोला कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। और सुनाओ, तुम्हारी अम्मा ठीक है? उसने अजीब से लहजे में पूछा। उसके लहजे में हकारत थी। मैंने कहा, हाँ अम्मा ठीक हैं। मैंने उससे बहुत कुरेदने की कोशिश की कि वो मुझे इस बारे में कोई और बात भी बताए, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। हाँ, इतना बोला कि तुम जैसे बेटे बहुत मजलूम होते हैं, जो अपनी माओ के किरदार की वजह से दूसरों के सामने शर्मिंदा होते हैं। उसने ये बात बातों बातों में ही की थी, सो मैं उसके ऊपर कोई रद्दे अमल नहीं दिखा सका। मगर मेरा अपनी माँ पर शक गहरा होता जा रहा था। मैं चाहता था कि मैं माँ को रंगे हाथों पकड़ूं। अब मैं समझदार हो गया था, जमाने की ऊंच नीच समझता था। मुझे लगता था कि मेरी माँ किसी से मिलती है, उसका किसी मर्द के साथ कोई चक्कर तो जरूर है, या फिर कोई और बात तो है जिसकी वजह से मेरी माँ इतना मुतमईन है। उस रात घर आकर मैंने हर चीज पर नजर रखना शुरू कर दी। आज तो मैंने एक अजीब मंजर देखा था। रात के तकरीबन 1 बजे जब मैं अपने कमरे से बाहर आया, मैंने सोचा था कि आज अपनी माँ के कमरे में जाकर जरूर देखूंगा कि वहाँ क्या होता है, दूसरी चारपाई पर कौन सोता है। फिर मैंने जैसे ही अम्मा के कमरे के बाहर रखे जूते देखे तो मेरी तो जैसे हैरत के मारे आंखें फटी की फटी रह गईं। अम्मा के कमरे के बाहर 2 बड़े बड़े मर्दाना जूते रखे हुए थे। उन जूतों को देखकर मुझे साफ पता चल गया था कि आज हमारे घर में कोई और भी आया हुआ है।
मैंने सोचा कि बजाय अम्मा के कमरे पर दस्तक देकर उनको मौका देने से अच्छा है मैं यहीं बाहर बैठकर इंतजार करूं कि वो आदमी कौन है और कहाँ जाता है। मैं अपने कमरे में आ गया था। बाहर सहन में बैठना मुमकिन नहीं था। कमरे की खिड़की से बाहर का मंजर साफ नजर आता था। मैं अपने कमरे में बैठकर अम्मा पर नजरें जमाए हुए था। रात के काफी सारे पहर गुजर गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी नजरें चौकन्ना थीं और मैं बिल्कुल अलर्ट होकर ही बैठा हुआ था। पर सुबह के 5 बजे मेरी आंख लग गई। मैं सो गया और फिर जब मैं उठने के बाद बाहर आया तो देखा कि अम्मा बाहर के काम कर रही थी। वो जाग गई थी। ये देखकर मैं तेजी से बाहर आया। मैं अम्मा को रंगे हाथों नहीं पकड़ सका था क्योंकि ना ही वो जूते वहाँ थे और ना ही कमरे में ऐसे कोई आसार थे। मुमकिन है कि वो शख्स जा चुका था। मैंने देखा कि घर का दरवाजा भी बंद था। अब मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिस पर मैं अम्मा से मजीद सवाल जवाब करता। मैं खामोश हो गया। दिल ही दिल में कुढ़ने लगा कि अब मैं अम्मा का राज कल जरूर फाश करूंगा। अगली रात हुई तो सोचा कि नींद आ जाएगी, इसलिए मैं कमरे से बाहर रहूंगा, बल्कि घर से ही बाहर चला जाऊंगा और जब वो शख्स आएगा तो जरूर देखूंगा कि ये कौन है। मैं घर के बाहर जाकर बैठ गया ताकि मुझे नींद ना आए। मैं उस शख्स का इंतजार कर रहा था। फिर सोचा कि अम्मा मुझे देख लेगी। मैं घर के अंदर आकर सहन में बैठ गया। अभी मुझे यहाँ बैठे हुए 2 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी माँ अपने कमरे से निकलकर मेरे पास आ गई। उसने मुझसे पूछा कि दानिश बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या बात है, मुझे नहीं बताओगे? मैं चुप करके बैठा रहा। तब माँ मेरे बहुत करीब आ गई और इस बार माँ ने जो बात मुझे कही मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई थी। अम्मा बोली कि बेटा मैं सब जानती हूँ, तुम कितने दिनों से मुझ पर पहरा दे रहे हो। तुम जानना चाहते हो कि मेरे कमरे के बाहर जूते किसके हैं, मैं सुर्ख कपड़े क्यों पहनती हूँ, वो जेवर किस लिए पहनती हूँ। अम्मा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। अम्मा आपको मेरी हर बात पता है? माँ ने मुस्कुराकर मुझे देखा और बोली तुझे क्या लगता है मैं नहीं जानती कि तेरे दिल में क्या है? बेटा मैं तेरी माँ हूँ, सब समझती हूँ। मैं बोला माँ मैं बचपन से तुम्हें देखता आ रहा हूँ, आखिर मुझे समझ क्यों नहीं आई? क्या मैं अंधा हो गया हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता? मैं रोने लगा तो माँ ने कहा तुम मेरी एक बात मान लो, मैं सारे राज तुम पर अफशा कर दूंगी। मैं तुम्हें सब बता दूंगी कि किस बात के पीछे क्या राज है। मैंने कहा बोलो अम्मा, तुम जो कहोगी मैं मानूंगा, पर मुझे अब इस कश्मकश में ना रखो। मुझे अपनी हर बात बता दो। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। माँ ने कहा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, जुमे वाले दिन तुम्हारा निकाह है। अगर तुम मेरी मर्जी से ये निकाह कर लेते हो तो मैं तुम्हें हर बात सच सच बता दूंगी। फिर तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मैं माँ को हैरत से देखने लगा। मैंने मजीद कोई सवाल नहीं किया था और माँ की बात मान ली थी। अब मुझे जुमे के दिन का बेचैनी से इंतजार था। मेरी उम्र अब 17 साल हो चुकी थी। अम्मा मेरी शादी कर देना चाहती थी, पर किससे ये मैं नहीं जानता था। जुमे वाले दिन अम्मा मुझे गाड़ी में बिठाकर बड़े से घर में ले गई। वहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड भी थे जिन्होंने मेरा इस्तकबाल किया। वहाँ मुझे और अम्मा को एक बड़े कमरे में जाकर इज्जत से बिठाया गया। मेरे सामने 7 नौजवान आकर बैठे और बोले तुम्हें इस शादी से कोई इतराज तो नहीं? मैंने नफी में सर हिला दिया। तुम हमारी बहन को खुश रखना, हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैं नहीं जानता था अम्मा मेरी उस लड़की से शादी क्यों करवाना चाहती हैं जिसके 7 भाई हैं। खैर थोड़ी ही देर के बाद निकाहनामा मेरे सामने लाया गया जिस पर मैंने दस्तखत कर दिए थे। यूं सबा मेरी बीवी बन गई। अब सबा में क्या नुक्स था जिसकी वजह से उन 7 भाइयों ने उसकी शादी मुझसे की थी? ये तो मुझे शादी के बाद मालूम हुआ कि सबा एक टांग से लंगड़ी थी और कोई नौजवान उससे शादी करने को राजी नहीं था। उन्होंने अम्मा को और अम्मा ने उनको ना जाने कैसे ढूंढा था। बस मेरी शादी सबा से हो गई थी, मगर वो बेहद खूबसूरत थी और जब शादी हो गई तो मुझे शादी की खुशी से ज्यादा इस बात का तजस्सुस था कि अम्मा ने मुझसे इतने ज्यादा राज क्यों छुपाए हैं। अब वो मेरी माँ थी और वो एक बेवा औरत भी थी। मैं उनसे सख्ती से भी नहीं पूछ सकता था। माँ ने जो शर्त रखी थी वो मैंने पूरी कर दी थी। मेरी बीवी अपने कमरे में बैठी थी। मैं माँ के पास आया, उसे कहा कि अम्मा अब अगर आपने मुझे सारे राज नहीं बताए तो मैं भी आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। मेरी बात सुनकर अम्मा मुस्कुराई और बोली इधर आओ मेरे बेटे, मैं तुझे एक एक बात बताऊंगी, पर वादा करो
मगर तू कभी अपनी बीवी से इन बातों का तज़किरा नहीं करेगा। मैं अम्मा के पास बैठ गया तो अम्मा ने अपनी कहानी शुरू की। देखो बेटा, इस माशरे में औरत जितनी ही पाक क्यों ना हो, ये मर्दों का माशरा है। अकेली और तन्हा औरत पर इल्जाम जरूर लगता है। गांव में भी ऐसा ही हुआ था। हमारा छोटा सा घर था, तुम मेरे पास सोते थे और गांव में बहुत से घटिया लोगों की नजर मुझ पर थी। हमारे कमरे की खिड़की गली की तरफ थी। उस शीशे वाली खिड़की से वाजे तो नजर नहीं आता था, मगर ये जरूर पता चल जाता था कि कमरे में कितने लोग हैं। जब हम माँ बेटा कमरे में सोते तो गलीज लोगों की गलीज निगाहें हम पर होती थीं। वो अपने नापाक दिमाग में यही सोचते थे कि रात के वक्त कमरे में मेरे साथ कोई मर्द मौजूद है। वो लोग मुझे एक बुरी औरत समझते थे। एक दिन जब उन्होंने खिड़की का शीशा तोड़ा तो मैं डर गई थी और तुम पर भी गुस्सा किया कि तुम आज से अलग सोया करोगे। मगर जब लोग मुझ पर अजीब अजीब बातें करने लगे तो मैं तुम्हें लेकर शहर आ गई। यहाँ पर मैंने बहुत मजबूरी में एक आदमी से निकाह कर लिया था। वो इंतहाई नेक और शरीफ इंसान था। मैंने उसके साथ सिर्फ एक कागजी निकाह किया था ताकि मुझे तहफ्फुज मिले और मैं सारी जिंदगी बेवा ना कहलाई जाऊं। मैं चूड़ियां और जेवरात इसलिए पहनती थी कि यहाँ आने वाली हर औरत को ये बता सकूं कि मैं सुहागन हूँ, बेवा नहीं हूँ। इसी वजह से औरतें मुझे कभी भी बेसहारा नहीं समझती थीं। हर आने वाली औरत मासूम और शरीफ नहीं होती, उनमें कुछ चालबाजियां भी होती हैं और बुरे मर्द तो हर जगह मौजूद हैं। वो तन्हा औरत के पीछे पड़ जाते हैं। मैं अपने जेवरात के जरिए सभी को यही पैगाम देती कि मैं एक बेवा नहीं हूँ, बल्कि मेरा शौहर भी है। मगर बेटा, तुम उस इंसान की फिक्र ना करो जिसने मुझसे कागजी निकाह किया है। उसकी पहली बीवी फोत हो गई है। वो कभी कभार मेरे पास जरूर आता है, यहाँ रहता है और मुझे महीने भर के खर्चे के पैसे भी देता है। उस निकाह ने मुझे बहुत तहफ्फुज दिया है। रही बात उन जूतों की, वो तो मैं रोजाना इसलिए रखती थी कि हर आने जाने वाले को अंदाजा हो कि इस घर में कोई मर्द है। और बाकी तुम्हारे सवालों के जवाब उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें मिल गए होंगे। मैंने कभी भी तुम्हारे इज्जत नफ्स को मजबूर नहीं होने दिया। और जिस लड़की से तुम्हारी शादी की है, ये उस आदमी की भांजी है। तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, मगर उससे कोई शादी करने को तैयार नहीं था। बस मैंने तरस खाकर उस लड़की की शादी तुमसे कर दी है। अगर अब भी तुम्हें अपनी माँ पर कोई शक है तो तुम उस आदमी से जाकर पता कर लो। मैंने आज तक किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैं अम्मा की बातें सुनकर परेशान हो गया था। मैंने कहा, अम्मा, मैंने तो शादी कर ली है, तुमने मेरा हक अदा कर दिया। तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे शोहर के पास छोड़ाता हूँ। मैं इतना तंग दिल भी नहीं कि मैं अपनी माँ की खुशियों पर रुकावट डालकर अपनी झूठी गैरत को तस्लीम दूं। मेरी बात सुनकर माँ रोने लगी और बोली, बेटा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन दोबारा तुम कभी मुझ पर शक मत करना। तुम्हारी माँ अकेली इस जमाने से लड़ी है, पर मैं जिसके लिए लड़ी वो तुम हो। अगर तुम भी शक करोगे तो मैं टूट जाऊंगी। मैंने अम्मा को सीने से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि मेरे पास भी कुछ कहने को नहीं था। सच है कि इस माशरे की औरत वाकई मजलूम है। चाहे वो अपने आप को साबित करने के लिए सालों क्यों न लगा दे, उस पर शक जरूर किया जाता है। आज मैं अपनी बीवी और माँ के साथ हंसी खुशी रह रहा हूँ। मेरा सौतेला बाप कभी कभार हमें मिलने आ जाता है। वो भी बहुत अच्छा इंसान है।